Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are starting chapter 1, Real Numbers. We will focus on concepts and solve NCERT exercises step by step. Let's get started. Our first topic is real numbers. तो रियल नंबर्स आप सबने पढ़े हैं. तो सबसे पहले हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स से. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. नेक्स्ट, जब इन्हीं नंबर में आप ज़ीरो ऐड कर देते हो तो ये नंबर्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स. इसके बाद हमने पढ़े हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? जब आप इन होल नंबर्स में इनके नेगेटिव्स ऐड करते हो, -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट. नेक्स्ट हमने पढ़े रैशनल नंबर्स. जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर आपका q जो डिनोमिनेटर है, अगर वो आपका 0 हो गया तो ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ओके. इसके बाद हमने पढ़े इर्रेशनल नंबर्स. जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, या फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स. और इन सब नंबर की कलेक्शन होता है रियल नंबर्स. इन सब नंबर्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स. ओके. नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. देखिए, आपके हर कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो. जैसे आपके पास कंपोजिट नंबर है 4, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2. तो ये प्राइम है, 2 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम के प्रोडक्ट में आप उसको लिख रहे हो, ये भी प्राइम ही है, तो 2 इंटू 2 आप लिख रहे हो 4 को. तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, और सबकी फैक्टराइजेशन यूनिक होती है. देखिए, अगर आप 6 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2 इंटू 3. 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो 2 इंटू 3 इज 6. तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है. नेक्स्ट, अगर आप 8 के लिए लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 की पावर 3. तो 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है. नेक्स्ट, अगर 9 को लिखोगे तो 3 इंटू 3. 12 को लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2, या आप इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो. देखिए, यही ये थ्योरम मैंने बोला है कि सबकी फैक्टराइजेशन यूनिक होती है, पर आप ऑर्डर कहीं पे भी लिख सकते हो. जैसे आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, या 2 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो. ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट फैक्टराइजेशन सबकी यूनिक ही होती है. लाइक अगर आपने 6 को 2 इंटू 3 लिखा है तो इसकी फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 ही होती है. आप इसको 2 इंटू 4 नहीं लिख सकते हो 6 को. जो इसकी फैक्टराइजेशन है वो यही रहेगी. ओके. पर आप हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ. उसके बाद कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स. ओके. नेक्स्ट, देखिए, आपके पास अब आप हर नंबर को प्राइम नंबर्स के उसमें प्रोडक्ट में लिख सकते हो. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. तो उसी की हेल्प से अब हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे. ठीक है, कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले जो भी आपको कंपोजिट नंबर गिवन है उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे.
और उसके बाद HCF क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स। देखिए यहाँ पर क्या है 2 इंटू 3, तो 2 की पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 1 है। एंड नेक्स्ट में देखिए ये क्या है 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो HCF में हम क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 1, तो ये लोवेस्ट पावर आपने ले ली। तो आप बोलोगे कि 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 क्यों नहीं ली। देखिए यहाँ पर 5 है ही नहीं, तो यहाँ पर 5 की कितनी पावर है 0। यहाँ पर 3 है ही नहीं, तो 3 की पावर कितनी है 0। तो इन दोनों में देखिए 5 की पावर 0 ज़्यादा है या 5 की पावर 1 ज़्यादा है। 5 की पावर 1 ज़्यादा है, 5 की पावर 0 कम है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 0 कितना होता है 1, तो आप इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, 2 ही रहेगा आपका HCF। और LCM में हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हम इसमें क्या लेंगे 2 की पावर 2। अब यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो कौन सी ग्रेटेस्ट हो गई 3 की पावर 1। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 1, तो कौन सा लोगे आप 5 की पावर 1, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 60। तो ये आपका LCM हो गया, ठीक है। अब एक रिजल्ट है कि कोई भी दो नंबर है उसका आप HCF और LCM फाइंड आउट कर रहे हो, तो HCF और LCM को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, जहाँ ये नंबर क्या है इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका आप अगर HCF इंटू LCM कर रहे हो तो वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 140। क्या करना है हमें, एक्सप्रेस ईच नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, तो 140 को फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा यहाँ पर 70। नेक्स्ट 2 से डिवाइड होगा क्या आएगा 35, 5 से डिवाइड होगा तो 7 एंड देन 7 1 जा 7। तो 140 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या कैसे लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड पार्ट 156। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा 2 से 78 पर। नेक्स्ट फिर से 2 पे डिवाइड होगा, यहाँ कितना आएगा 39। अभी किससे डिवाइड होगा 3 से, कितना आएगा 13। अब किससे डिवाइड करेंगे 13 से, ओके। तो 156 को आप कैसे लिख सकते हो 156 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 3825। 3 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा, अगर नंबर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 1 2 7 5। फिर से ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 2 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने पर आएगा 85। नेक्स्ट वापस 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 17, और फिर किससे डिवाइड होगा 17 से। तो इसको कैसे लिखेंगे आप 3825 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये कैसे हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 5005। सबसे पहले 5 से डिवाइड हो रहा है 1001। अब ये 7 से डिवाइड होता है,
यहाँ पर आएगा 143, 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 13 एंड 13 वन जा 30। ठीक है, तो 5005 को आप कैसे लिखोगे, इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, फिफ्थ पार्ट 7429, ये नंबर 17 से डिवाइड होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 437। नेक्स्ट 19 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 23, और फिर उसके बाद 23 से, तो इसको आप कैसे लिखोगे 7429 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो नंबर गिवन है, उनका HCF LCM निकालना है और फिर वेरीफाई भी करना है साथ साथ कि LCM इंटू HCF उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, तो 26 के जब आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 13, एंड 91 को आप लिखोगे तो क्या आएगा 7 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ से HCF देखिए, HCF में हम लोवेस्ट पावर लेते हैं तो 13 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो 13 ही आएगा। यहाँ 2 है पर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 7 है तो इसमें 7 है नहीं, तो यहाँ 7 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, तो HCF क्या आएगा 13। LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 2 इंटू 7 इंटू 13, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 182। वेरीफाई करके देखते हैं, 13 इंटू 182, और HCF और LCM क्या है, HCF था 13, LCM था 182, और नंबर है आपके 26 एंड 91। मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आएगा 2366, यहाँ पर भी सेम क्या आएगा 2366, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट पार्ट 51092, प्राइम फैक्टर्स में आप जब इनको लिखोगे तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, तो आपका HCF लोवेस्ट पावर लिखेंगे, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो क्या आएगा 2 की पावर 1 लेंगे हम, बाकी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट LCM, हाईएस्ट पावर आती है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और इसको सॉल्व करके आएगा 23,460। ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं, LCM इंटू HCF is equals to product of two numbers, LCM है आपका 23,460, HCF है 2, यह नंबर्स हैं आपके 510 एंड 92। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 46,920, और यहाँ पर भी आएगा 46,920। LHS is equals to RHS। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 336 एंड 54, इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में अगर इनको हम लिखते हैं तो 336 को आप लिखोगे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को आप लिखोगे 2 इंटू 3 की पावर 3। यहाँ से आपका HCF क्या आएगा लोवेस्ट पावर, यहाँ 2 की लोवेस्ट पावर 1 है और 3 की लोवेस्ट पावर 1 है, और 7 तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो 7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। LCM इज इक्वल्स टू 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर एंड 7 की हाईएस्ट पावर। ओके, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 3,224। वेरीफाई करके देखते हैं, HCF is 6,
LCM is 3024. प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 336 इंटू 54। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 18,144 और यहाँ भी आएगा 18,144। LHS is equals to RHS. Next question. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आपको HCF एंड LCM निकालना है, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला है। फर्स्ट पार्ट 12, 15, 21 प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम इनको लिखेंगे। तो 12 को आप लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 इज 3 इंटू 5 एंड 21 इज 3 इंटू 7। तो HCF क्या आएगा? 3 देखो तीनों में है, कॉमन फैक्टर 3 है और उसकी हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर 1 ही है, तो HCF हो गया 3। और LCM हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 420। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 17, 23, 29। 17 को आप लिखोगे 1 इंटू 17 क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है एंड 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 29। तो HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो HCF 1 होगा और LCM क्या होगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, 11339। थर्ड पार्ट 8, 9, 25। 8 is 2 की पावर 3, 9 is 3 की पावर 2 एंड 5 is 5 की पावर 2। HCF कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा? 1। LCM 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 9 इंटू 25 तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन को HCF गिवन है दो नंबर्स का, HCF इज इक्वल्स टू 9 और जो आपके पास नंबर है वो भी गिवन है। टू नंबर्स आर 306 एंड 657। तो हमें पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या HCF हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 9 इंटू LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। यहाँ से LCM क्या आएगा? LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितने पे कैंसिल होगा? 34 पर। 34 इंटू 657 इज इक्वल्स टू 22,338। Next question. Check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. देखिए हमें चेक करना है 6 की किसी पावर पर ऐसा हो सकता है कि लास्ट में 0 आए, जैसे 6 की पावर 0 करते हैं तो 1, आप 2 करोगे तो n कोई नेचुरल नंबर लेना है तो 0 हम नहीं ले सकते, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 6 की पावर 1 होगा तो 6, 6 की पावर 2 होगा तो 36। ऐसे ही आप कितनी पावर करें कि लास्ट डिजिट 0 आए। ठीक है, हमें चेक करना है कि किसी ऐसे नेचुरल नंबर पे ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है कि लास्ट डिजिट 0 आए। देखिए अब हमें पता है किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 है, नंबर कुछ भी है एक्स वाई जेड और लास्ट में है 0, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाई 10, हमने 10 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होगा वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो नंबर
डिविजिबल बाय 5 एंड 2 बोथ। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है तो उसके फैक्टर 5 और 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम 6 की पावर n को देखते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 3 की पावर n, ये है इसके फैक्टर्स। अब हमें फैक्टर्स में 5 तो दिख ही नहीं रहा, 5 इसका फैक्टर ही नहीं है। तो जब 5 इसका फैक्टर ही नहीं है तो इसमें कभी भी ज़ीरो आ ही नहीं सकता। तो अगर ज़ीरो ही नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होता, 2 इंटू 5 इंटू 3 होता, तब तो 10 आ जाता। 10 इंटू 3 करके आप इसको लास्ट डिजिट ज़ीरो भी आ जाती। पर जब यहाँ 5 फैक्टर ही नहीं है तो n की किसी भी पावर पर ये ज़ीरो से एंड नहीं कर सकता। ओके, इसको हम लिख लेते हैं। If any number ends with the digit 0, it should be divisible by, अगर 0 पर एंड कर रहा है कोई भी नंबर तो वो 10 से डिविजिबल होगा, और it will also be divisible by 5 and 2 both, क्योंकि 5 इंटू 2 क्या होता है? 10। 5 और 2 10 के फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 power n is equals to 2 into 3 power n. According to fundamental theorem, of arithmetic, the factorization is unique. अगर फैक्टराइजेशन यूनिक है तो इसकी फैक्टराइजेशन में यही दो फैक्टर्स रहेंगे, 2 एंड 3, और कोई फैक्टर इसका हो नहीं सकता। इट कैन बी ऑब्जर्व that 5 is not in the prime factorization of 6 power n. Hence, for any value of n, 6 power n will not be divisible by 5. This implies 6 power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. Hence, proof. हमने चेक कर लिया कि n की किसी भी, n आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, अब कोई भी वैल्यू इसमें पुट कीजिए, जो आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। आपको बताना है कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं। कंपोजिट नंबर हमें पता है जिस नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि 1 और वो नंबर खुद तो फैक्टर होते ही हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके होंगे वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट नंबर को चेक करते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए ये दो टर्म्स हैं, जब भी बीच में प्लस माइनस आता है तो टर्म्स अलग हो जाती हैं। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इस टर्म में भी आपको 13 दिख रहा होगा और यहाँ भी 13 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे। जब आपने यहाँ से 13 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, 13 तो आपने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से भी आपने 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि 13 इंटू 1 क्या होगा 13। ओके,
इसको सॉल्व कीजिए। 37 इंटू 11 क्या होगा, 77 प्लस 1, तो यहाँ से आया 13 इंटू 78। तो 78 को कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, 13 इंटू 13 इंटू 6, 13 पावर 2 इंटू 6। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इसके दो फैक्टर्स हो गए 6 और 13, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। आप क्या लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 as its factors, therefore it is a composite number। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए ये पूरी एक टर्म है और ये एक टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों में 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 था, 5 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 1008 प्लस 1, इट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 1009। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि 5 और 1009 इसके दो फैक्टर्स हो गए, 5 and 1009 are its factors, hence it is a composite number। Next question. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same। देखिए एक सर्कुलर फील्ड है, अब यहाँ से दोनों सोनिया एंड रवि दोनों ने रनिंग स्टार्ट की है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट की है एंड एट द सेम टाइम पर उन्होंने स्टार्ट की है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं दोनों। तो कितने मिनट्स बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। देखिए सोनिया और रवि, सोनिया 18 मिनट्स में वन राउंड लगा रही है, ठीक है, एक राउंड उसने कितनी देर में लगाया, 18 मिनट्स में। अब रवि एक राउंड कितनी देर में लगा रहा है, 12 मिनट्स में। अब इसका सेकेंड राउंड देखिए, सेकेंड राउंड कब होगा, जब 36 मिनट्स हो जाएंगी, और रवि का सेकेंड राउंड कब होगा, 24 मिनट्स पर, एंड थर्ड राउंड कब होगा, 36 मिनट्स पर। तो देखो यहाँ से जब सोनिया रन करना स्टार्ट करेगी तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा 18 मिनट्स में, सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा 36 मिनट्स में, ठीक है। तो 36 मिनट पे सोनिया यहाँ पर है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। सेम अब रवि का देखिए, रवि ने यहाँ से स्टार्ट किया, रवि ने यहाँ से स्टार्ट किया और उसने एक राउंड लगाया 12 मिनट्स में, सेकेंड राउंड लगाया 24 मिनट्स में, और थर्ड राउंड लगाया 36 मिनट्स में। तो 36 मिनट्स बाद जब थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा तब रवि भी अपने सेम पोजीशन पर है और सोनिया भी 36 मिनट बाद सेकेंड राउंड के बाद वो भी यही इसी पोजीशन पर होगी। तो आफ्टर 36 मिनट्स वो दोनों सेम पोजीशन पर होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए हम सब इनमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 18 को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 पावर 2 एंड 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3। यहाँ से आपका एचसीएफ क्या आएगा, सॉरी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, दैट इज 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 36। Ravi and Sonia will meet together at the
starting point after 36 minutes. ऐसे क्वेश्चंस में आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. ओके, लेट्स मूव अहेड टू एन important and interesting topic of this chapter, irrational numbers. अभी अभी हमने irrational numbers पढ़े थे जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, उनको हम irrational numbers बोलते हैं. एक √2, √3, √5, ये सब नंबर irrational numbers हैं. इनको हम पढ़ चुके हैं. अब हम इनको प्रूफ करेंगे कि ये irrational numbers हैं. ठीक है, और उस प्रूफ के लिए हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए. क्या है वो थ्योरम? लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर. अगर p कोई प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p a को भी डिवाइड करेगा. ओके, जहाँ एक a इज अ पॉजिटिव नंबर और p क्या है? एक प्राइम नंबर है. ठीक है, क्या है थ्योरम? अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा. इस थ्योरम का प्रूफ भी देख लेते हैं. लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू p1 p2 pn. देखिए, हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे. हमने कोई a यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उसको उसके प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं. तो उसको हमने लिखा p1 इंटू p1, p1 इंटू p2 अप टू pn, वेयर ये p1 p2 क्या है? pn आर प्राइम्स, ये प्राइम नंबर्स है. ठीक है, अब अगर a की वैल्यू ये है तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सबका स्क्वायर हो जाएगा, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर एंड pn स्क्वायर. नाउ वी आर गिवन दैट, क्या गिवन है हमें? कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है. p डिवाइड्स a स्क्वायर. देयरफॉर फ्रॉम फैक्टराइजेशन थ्योरम of from fundamental theorem of arithmetic, it follows p is one of the prime factors of a square. देखिए, हमें क्या गिवन है कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p कोई प्राइम फैक्टर होगा a स्क्वायर का, क्योंकि a स्क्वायर को भी आप कुछ प्राइम नंबर्स के, जैसे यहाँ पर देखिए जो a स्क्वायर है ये इन सब प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट है. तो ये जो p है ये भी इसका कोई प्राइम फैक्टर होगा a स्क्वायर का. और हमें पता है कि जो आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है. फंडामेंटल थ्योरम बोलती है ये कि हर प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है. तो आप यूनिकनेस वाला जो पार्ट है उसको यूज करके हम क्या बोल सकते हैं? द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर p1 p2 एंड pn. हमने यहाँ पर लिखा है कि ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो तो ये हैं. ठीक है, तो देखो p1 स्क्वायर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर आप ये p1 स्क्वायर क्या है? p1 इंटू p2, p1 इंटू p1. अगर p1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, p1 का स्क्वायर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p1 भी तो डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को. तो p1 p2 pn ये सारे उसके फैक्टर्स हैं. सो p इज वन ऑफ p1 p2 pn. ये हमने कैसे बोला? देखो p एक कोई प्राइम फैक्टर है और इसके प्राइम फैक्टर्स तो यही है, तो p इन्हीं में से कुछ होगा. तो p इज वन ऑफ p1 p2 pn. नाउ सिंस a इज इक्वल्स टू p1 p2 pn, अब हमें पता है a की वैल्यू क्या ली थी हमने? p1 p2 pn का प्रोडक्ट है a. तो अगर p इनमें से ही कोई है, ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि p5 है वो p1, जो आपका p है, जो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मैंने मान लिया कि p5 है.
जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो P5 यहाँ पर भी तो होगा, इस ए के फैक्टर्स में भी तो होगा, तो P5 ए को भी डिवाइड करेगा। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है ए क्या है, P1 P2 Pn इन सब का प्रोडक्ट है। ठीक है, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स ए। अब इस थ्योरम को यूज करके हम √2, √3, √5 ये सब इररेशनल नंबर्स हैं, ये प्रूव करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 एक इररेशनल है। हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि लेट √5 इज रैशनल नंबर। हम एज्यूम करेंगे रैशनल नंबर है। ठीक है, और बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये इररेशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम सपोज करेंगे कि एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हमें कुछ इंटीजर्स मिलेंगे a एंड b। ठीक है, वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच दैट, कैसे होंगे वो इंटीजर्स, कि हम √5 को a अपॉन b के टर्म्स में लिख सकते हैं जहाँ b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर एक रैशनल नंबर है तो आप उसको a/b फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन अप्लाई की है। अब हमने मान लिया कि अगर a और b का कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं और इन दोनों को को प्राइम बनाते हैं। ये लाइन हमें लिखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी को यूज़ करके हम अपनी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, देन वी कैन डिवाइड them by the common factor कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे इन एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। जो कॉमन फैक्टर था उससे हमने डिवाइड कर दिया। अब जो a और b हमारे पास बचेंगे उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और जिनके कॉमन फैक्टर नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू √5b। दोनों साइड डिवाइड करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा हमें, a² इज इक्वल्स टू 5b²। देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 5 क्या है, 5 डिवाइड्स a²। अब 5a² को डिवाइड करता है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 5 a को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, 5 डिवाइड्स a। अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। लेट a इज इक्वल्स टू 5k for some integer k where k is an integer। देखिए अगर 5a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई नंबर है आप लीजिए a है, उसको 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो 5 का ही कुछ मल्टीपल होगा। जैसे 10 है, 10 को 5 डिवाइड करता है, तो हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। अगर यहाँ 15 होता, 15 को भी 5 डिवाइड करता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3। अगर 20 होता तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4। कोई भी नंबर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू सम कोई इंटीजर। तो हमने ऐसे ही यहाँ लिखा है कि a को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू के। ठीक है, अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, यहाँ पर इस a की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5k² इज इक्वल्स टू
5b², ओपन करोगे तो 25k² इज इक्वल्स टू 5b², दोनों साइड आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 5k² इज इक्वल्स टू b²। अब देखिए ये कैसे है, यहाँ b² जो है, अब जब इसकी साइड चेंज करोगे 5 की या तो साइड चेंज करोगे आप तो ये 5 या मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो b² है उसको 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, b² इज डिविजिबल बाय 5। अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, b इज डिविजिबल बाय 5। तो अब आप देखिए जो a है वो भी डिविजिबल है 5 से, ठीक है, और b भी 5 से डिविजिबल है। पर हमने तो माना था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, पर हमें तो 5 एक कॉमन फैक्टर मिल गया दोनों का, जो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। दिस implies a and b have a common factor. This is the contradiction to the fact that this is a contradiction to the fact that a and b are co-primes। हमने तो उनको co-primes लिया था बट इनके तो कॉमन फैक्टर आ गए, तो √5 एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता। यहाँ हमारी जो अजम्पशन थी वो फॉल्स हो गई। दिस implies √5 is irrational। आप इससे पहले लिख सकते हो our assumption was wrong, so √5 is a irrational number। सेम ऐसे ही अगर आपको √2 √3 गिवन है तो उसको भी आप इरेशनल प्रूव कर सकते हो। जहां जहां हमने 5 यूज किया है उसकी जगह पर √2 प्रूफ करना है तो 2 आ जाएगा, √3 प्रूफ करना है तो 3 आ जाएगा। ओके, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सेम हम इसको भी रैशनल मान के चलेंगे। देखिए अभी हमने प्रूफ किया कि √5 इरेशनल है। जब भी आप किसी इरेशनल नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या प्लस माइनस करते हैं तो वो इरेशनल ही रहेगा। देखिए √5 में अगर आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 √5 भी एक इरेशनल नंबर है। इसमें आप कुछ प्लस माइनस करें तब भी वो इरेशनल ही होगा। लाइक आपने यहाँ पर कुछ जैसे यहाँ आपने अगर 2 प्लस किया होता तो भी इरेशनल है, अगर आपने यहाँ पर 2 माइनस किया होता तो भी इरेशनल है, ठीक है। तो यही अभी हमने प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। अगर रैशनल नंबर है तो हमें a और b मिलेंगे। वी कैन फाइंड 2, यहाँ हम ऑलरेडी को प्राइम नंबर्स ले रहे हैं, को प्राइम इंटीजर्स a एंड b, जहाँ पर b की वैल्यू 0 नहीं है, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, सच दैट 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b। ठीक है, साइड चेंज करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b -3। इसमें जो भी अंडर रूट की टर्म होगी उसको हम यहाँ इसी साइड रखेंगे, बाकी सबकी साइड चेंज कर देंगे। ओके, बट √5 के साथ क्या मल्टीप्लाई में 2 में 2 मल्टीप्लाई है, अब 2 की भी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, √5 इज इक्वल्स टू 1/2 a/b -3। अब देखिए 1/2 एक रैशनल नंबर है, ए और बी एक रैशनल नंबर है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को डिवाइड करके रैशनल नंबर बनता है, -3 भी एक रैशनल नंबर है, सारे
होल जो इंटीजर्स हैं सब रैशनल नंबर्स हैं, होल नंबर्स रैशनल नंबर हैं, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर ये सारे रैशनल नंबर हैं तो इनका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब भी रैशनल होता है, तो ये कंप्लीट रैशनल है। अगर इस साइड रैशनल नंबर है और यहाँ बीच में इक्वल का साइन है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, तो √5 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। पर अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि √5 तो इर्रेशनल नंबर है, तो फिर हमारी एजम्पशन पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस a and b are integers, वन बाई टू a by b minus 3 will be a rational number and therefore √5 is rational. This contradicts the fact that √5 is irrational. Hence, our assumption that 3 plus 2 √5 is rational is false. जो हमारी assumption थी वो क्या है, false है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 3 plus 2 √5 भी irrational है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो आपको गिवन है इन सबको इरेशनल प्रूफ करना है। देखिए इरेशनल नंबर को आपने डिवाइड किया 1 से, 1 डिवाइडेड बाई इरेशनल नंबर भी इरेशनल होगा। जैसे 1 बाई √2, यहाँ पर इरेशनल नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी इरेशनल रहेगा। आपने उसमें कुछ ऐड कर दिया तब भी ये एक इरेशनल नंबर रहेगा। तो इनको हम प्रूफ करते हैं 1 बाई 1। लेट 1 by √2 is rational. We can find a and b to co-prime numbers such that 1 by √2 is equals to a by b, और यहाँ से जब आप इसकी साइड चेंज करोगे तो क्या आएगा, √2 is equals to b by a. b by a is rational and a and b are integers. This implies √2 is rational, which देखिए ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो √2 भी रैशनल हो गया। बट ये हमें तो पता है √2 इरेशनल नंबर होता है, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट √2 इज irrational. Sir, assumption was wrong. Hence, our assumption is false and 1 by √2 is irrational. Next, second part, 7 √5. Let 7 √5 is rational. We can find two co-prime numbers a and b such that 7 √5 is equals to a upon b. This implies √5 is equals to a upon 7b. अब हमें पता है a upon 7b is rational. ये और भी इंटीजर्स हैं। यहाँ से आपको क्या पता चला कि √5 शुड बी रैशनल, ये भी रैशनल होना चाहिए।
This contradicts the fact that under root 5 is irrational. So our assumption is wrong. Hence, 7 under root 5 is irrational. Next, third part. 6 plus under root 2. Let 6 plus under root 2 is rational. Therefore, we can find co-primes, integers, co-prime integers a and b, where b is not equals to 0, such that 6 plus under root 2 is equals to a by b. This implies under root 2 is equals to a by b. 6 यहाँ प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस. अब since a and b are integers, a by b minus 6 is a rational number. देखिए ये इंटीजर्स हैं, तो इनका जब आप इनको डिवाइड करते हो तो ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर्स को जब आप माइनस कर रहे हो तो आंसर भी रैशनल नंबर आएगा. तो जब आपका आरएचएस रैशनल नंबर है तो इसको भी आपका रैशनल नंबर ही होना पड़ेगा. तो यहाँ से आपको क्या मिला? एंड हेंस अंडर रूट 2 शुड बी ए रैशनल, should be rational. This contradicts to the fact that under root 2 is irrational. Therefore, our assumption was false. Our assumption is false, and hence 6 plus under root 2 is irrational. That's it for today's class. We have completed chapter 1, real numbers. Make sure to revise these concepts regularly and keep practicing the examples. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next class.